नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का चाणक्य इंस्पायर इंडिया पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं एनटीए, यूजीसी, नेट जेआरएफ का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि नया बैच जो है जुलाई एंड में मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है ना? चाणक्य इंस्पायर इंडिया पे। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं इस चीज़ के लिए नया बैच कब शुरू होगा। तो दिसंबर 2025 का नया बैच बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला होगा। और एक और भी प्रश्न होता है, हालाँकि मैं उसको अलग से उसका वीडियो बनाऊँगा, परंतु पुस्तक के बारे में पूछते हैं। तो ये संस्कृत दर्पण है, जो नेट जेआरएफ हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इसके लिए उनकी सफलता की गारंटी है। यह एकमात्र पुस्तक बहुत ही पॉपुलर है। 2015 में इसका पहला एडिशन आया था, तब से ये 7 एडिशन इस पुस्तक के आ गए हैं। आप देख सकते हैं संस्कृत दर्पण, और इसको मैंने ही लिखा है, ठीक है ना? कम से कम आपसे मतलब मान के चलिए 3000 से अधिक नेट हैं, और 1000 के लगभग जो है इस पुस्तक से जेआरएफ है। असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे वो यूपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, या उत्तराखंड में हो, या विभिन्न राज्यों में हो, चाहे वो गुजरात इत्यादि में हो, सभी जगहों पर इसी पुस्तक को पढ़कर बच्चे जो है अपना सिलेक्शन ले रहे हैं। तो आप लोग भी भ्रमित मत होइए। चौखंबा ओरिएंटालिया, कमला नगर, दिल्ली से यह छपी हुई है। चौखंबा ओरिएंटालिया प्रकाशन से यह प्रकाशित है। तो आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं। आइए मैं ज्यादा देर न करते हुए सिलेबस पे चलता हूं, ठीक है? सीधा सिलेबस पे हम लोग चलते हैं। आप कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे, इस ईमेल आईडी पे इत्यादि पे आप लोग क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं जो सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं वह कोड 25 का है। संस्कृत कोड 25 है। संस्कृत से 2 परीक्षाएं होती हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की, ठीक है? एक 73 कोड से जो परंपरागत संस्कृत का विषय होता है, एक जो मॉडर्न विश्वविद्यालयों में लगा हुआ है, ठीक है ना? जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया इत्यादि में, ठीक है? ये और जो 73 कोड होता है वो संस्कृत जो विश्वविद्यालय स्पेशली हैं, जैसे आप एलबीएस देख सकते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री, या संस्कृत संस्थान देख सकते हैं, या तिरुपति संस्कृत विश्व केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में देख सकते हैं, इत्यादि जगहों पर। तो उस पर नहीं चर्चा करूंगी। ये देखिए सीधा ये आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है? ये संस्कृत का पाठ्यक्रम मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो अभी तक 10 इकाई आपके सिलेबस में, 10 इकाइयों में पूरा पाठ्यक्रम विभाजित है, ठीक है ना? लेकिन इसको मैं जो है प्रमुख रूप से 4 भागों में ही विभाजित करता हूं, ठीक है? वो कैसे करता हूं वो आप लोग देख लेंगे। जैसे इकाई 1 और इकाई 2 को मैं एक में ही मानता हूं, क्योंकि दोनों में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग इत्यादि का जो है अध्ययन हमें सामान्य तौर पर और विशिष्ट रूप से इसका करना पड़ता है, ठीक है? आइए, तो यहां देखिए इकाई 1 आपकी है, ठीक है ना? कौन सी इकाई? इकाई 1 है, फर्स्ट इकाई है, ठीक है ना? तो इसमें पहला आपका वैदिक साहित्य लगा हुआ है, जिसमें वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, उसमें भी वेदों का काल, और वेदों के काल में से किन विद्वानों के अनुसार उन वेदों का काल आपको देखना है। तो पहला है मैक्स मूलर, यहां देख सकते हैं मैक्स मूलर हैं, ठीक है? ए वेबर हैं, जैकोबी हैं, बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय जो है विद्वान है, जो वेदों के काल का निर्धारण इन्होंने किया है। उसके बाद एम विंटरनिट्ज हैं, ठीक है ना? और फिर कुछ भारतीय परंपरागत विचार है जो वेदों के काल से संबंधित है, ठीक है ना? तो आप इनको आराम से देख सकते हैं, बहुत संक्षिप्त है। यहां से 1 अथवा 2 प्रश्न आता ही आता है परीक्षा में। और मैं जो नए पैटर्न पे आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब ऐसे नहीं पूछा जा रहा है कि वेबर के अनुसार या मैक्स मूलर के अनुसार वेद का काल क्या है, ठीक है ना? विकल्प में ऐसा नहीं। इधर मैक्स मूलर और एम वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक दे दिए जाएंगे। दूसरी तरफ जो है उनके उनके अनुसार वेदों के काल का निर्धारण, मतलब उनके काल समय दिया जाएगा, और फिर उनको क्या क्या सुमेलित करने के लिए आता है। तो बड़ा अब मजेदार प्रश्न आ रहा है। अब सिलेबस को अच्छे से, मतलब गहनता से उसका अध्ययन जब तक विद्यार्थी या अभ्यर्थी या आप सब नहीं करोगे, तब तक जेआरएफ नेट तो मे भी हो भी जाए, लेकिन जेआरएफ के लिए परेशानी है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में इकाई 1 में ही फिर संहिता साहित्य है। संहिताएं 4 होती हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है? 4 संहिताएं हैं,
ठीक है ना, हमने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन आप लोग पीपीटी में है नहीं, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। देखिए ऋग्वेद हो गया आपका, यजुर्वेद हो गया, ठीक है ना, सामवेद, और चौथी संहिता है आपकी अथर्ववेद, ठीक है ना। तो ये संहिता साहित्य के अंतर्गत ये 4 आपको पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब संवाद सूक्त लगे हुए हैं, ठीक है ना, और संवाद सूक्त आपके ऋग्वेद में पाए जाते हैं। तो आइए कौन कौन से संवाद सूक्त हैं, एक पुरुरवा उर्वशी, दूसरा यम यमी, तीसरा सर्वपाण, चौथा विश्वामित्र और नदी संवाद सूक्त, ठीक है। ये 4 संवाद सूक्त आपको पढ़ने होंगे, ठीक है ना। फिर ब्राह्मण साहित्य का संक्षिप्त परिचय और आरण्यक साहित्य का संक्षिप्त परिचय है। भाई कौन कौन से वेद में कौन कौन से ब्राह्मण हैं, कौन कौन से आरण्यक हैं, फिर उन ब्राह्मणों मान लीजिए ऐतरेय ब्राह्मण है तो उसका संक्षिप्त परिचय, हाँ ठीक है ना, इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। वेदांग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट सब है, सबसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अब आपका ये वेदांग है। वेदांग से यहां 6 वेदांग होते हैं, आपको पता है वेदांगों की संख्या 6 है, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग आते हैं। यहां से 1 अथवा 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए इकाई 2। अब इकाई 2 भी देखिए वैदिक साहित्य ही है, मतलब वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण इत्यादि से, वेदांग इत्यादि से संबंधित है, इसलिए इन दोनों इकाइयों को हमने मर्ज किया है, ठीक है ना। तो 10 इकाई को मोटे तौर पे हमने 4 भागों में ही बांटा हो, कैसे आगे दिखाऊंगा। तो पहले और दूसरी इकाई को हमने एक इकाई के अंतर्गत रखा है तैयारी के, और वो भी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, फिलहाल मैं आपको पाठ्यक्रम के विषय में ही बता रहा हूं, ठीक है। आइए इकाई 2 आपकी है, ठीक है। अब इसमें देखिए, उसमें सामान्य अध्ययन आपने देखा होगा, इसमें विशिष्ट अध्ययन, ठीक है ना, विशेष अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखिए कुछ सूक्त हैं ना, सूक्तों का अध्ययन करना है, तो उसमें ऋग्वेद के कुछ प्रमुख सूक्त हैं। कौन से, देखिए अग्नि है, वरुण है, सबका क्रम भी लिखा है, ठीक है ना। प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक, नासदीय, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8 9 10 11 12, आपको टोटल यहां ऋग्वेद के 12 सूक्तों का अध्ययन करना है, ठीक है ना। मान लो अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है, उसमें छंद कौन सा है, देवता कौन सा है। अब तो और अंदर जा रहे हैं, मंत्रांश तो पूछते ही हैं, इसके साथ साथ जो पूछते हैं वो क्या पूछते हैं कि सायण ने अमुक शब्द का, अमुक पद का क्या अर्थ किया है। इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो इसीलिए गहनता से इनका बहुत अच्छे से अध्ययन करना है, इसलिए विशिष्ट अध्ययन शब्द आया है। इस शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आइए शुक्ल यजुर्वेद का, मतलब यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त, आप जानते ही हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से जो है शिव संकल्प सूक्त है, इसमें भी अध्याय 34 का 1 से 6 सूत्र हैं, ठीक है। 1 से 6 मंत्र हैं, सूक्त नहीं मंत्र हैं, सॉरी, ठीक है ना। 1 से 6 मंत्र हैं शिव संकल्प सूक्त का 34वां अध्याय, ठीक है। फिर अगला है प्रजापति, ठीक है ना। तो इसका अध्याय 23 है, 1 से 5 मंत्र हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार अथर्ववेद का राष्ट्राभिवर्धन सूक्त है 1:29, काल सूक्त है 10:53 और पृथ्वी सूक्त है 12:1, मतलब 12वें खंड का पहला, ठीक है। ये आपका सूक्त रहे। अब देखिए ब्राह्मण साहित्य से क्या पूछा जा रहा है, इसका प्रतिपाद्य विषय पूछा जा रहा है। फिर विधि एवं उसके प्रकार। विधि, जो ये विधि टॉपिक है ना, यह अर्थ संग्रह में सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अधिकतर इसको अर्थ संग्रह में पढ़ते हैं, यहां पर छोड़ देते हैं, ठीक है। उसकी फिर इसमें देखिए कुछ प्रमुख यज्ञ जैसे अग्निहोत्र हो गया, अग्निष्टोम हो गया, दर्श पूर्णमास यज्ञ हो गया, और पंच महायज्ञ हो गया। कुछ प्रमुख आख्यान है जैसे शुनसेप और वांगमानस, इसके विषय में हम लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर उपनिषद
उपनिषद साहित्य में देखेंगे कुछ प्रमुख उपनिषद हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ईश लिखा है, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, वृहदारण्यकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेता स्वतरोपनिषद। श्वेता स्वतरोपनिषद, ये आपको 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 उपनिषद आपको पढ़ने होते हैं, अर्थात इनका अध्ययन करना होता है। और प्रश्न यहाँ से पंक्तियां भी पूछी जाती हैं, मंत्रांश पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर से भी, जैसे ईशावास्योपनिषद कुल कितने मंत्र हैं, तो 18 मंत्र ईशावास्योपनिषद में हैं, ठीक है ना। और सबसे प्राचीन उपनिषद है, इत्यादि बहुत सारे, जो मैं कंटिन्यू क्लास जब आपकी क्लास करूंगा तो वहां पर इसको विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इसके बारे में बताऊंगा आप सबको। आइए अगला हमारा टॉपिक है वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति, ठीक है ना। वैदिक व्याकरण के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। फिर निरुक्त है, निरुक्त के बारे में, जो निरुक्त के अंदर जो टॉपिक लगे आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल वैदिक व्याकरण में हम ऋक् प्रातिशाख्य देखते हैं, ठीक है ना। इसमें ये टॉपिक आपके हैं, ऋक् प्रातिशाख्य के अंदर समानाक्षर क्या है, संध्यक्षर क्या है, अघोष है, सोष्म है, स्वर भक्ति है, यम है, रक्त है, संयोग है, प्रगृह है और स्थित है, ठीक है। इनके बारे में से यहाँ 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे देखिए निरुक्त, अब आया था ना, उसके बाद वैदिक व्याकरण के बाद निरुक्त आया था। निरुक्त का प्रथम और द्वितीय अध्याय यहाँ है, ठीक है ना। अब इसमें जो पदों का चतुर्विध विभाजन है, मतलब पद जो है, पद 4 प्रकार के होते हैं या उनको 4 भागों में बांटा गया है, उन्हीं के बारे में यहां पढ़ना है। तो क्या है, नाम क्या है, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद निरुक्त के अध्ययन के क्या प्रयोजन है, निर्वचन के क्या सिद्धांत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये पदों का चतुर्विध विभाजन है, मतलब पद को 4 भागों में बांटा गया, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। फिर निरुक्त का जो अध्ययन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन है, वह हमारा जो है टॉपिक है। फिर निर्वचन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब जो हमने कहा निर्वचन, ये है निरुक्तियां हैं, व्युत्पत्ति भी कहा जाता है। अब इसमें करीब करीब 15 दिए गए हैं, आचार्य, वीर, हृदय, गो, समुद्र, वृत्त, जैसे आचार्य आचारम गृह्णाति, ठीक है ना, या समुद्र का हो गया, वृत्त का हो गया, उषस हो गया, मेघ का हो गया, वाक्तीत वाक, ठीक है, इत्यादि। वो मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल ये आपके यही हैं, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, अग्रगणी, भवती, अंगम, नयति, सन्नमाना इत्यादि, इसके जो भी निरुक्तियां होती, निर्वचन होते हैं, व्युत्पत्ति होती है, वो मैं बताऊं, जातवेद, वैश्वानर और निघंटु। फिर निरुक्त का 7वां अध्याय, इसमें दैवत कांड, ठीक है ना, इसमें दैवत कांड आपको पढ़ना है, ओके। फिर वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन, जो प्राचीन विद्वान हैं, जो अर्वाचीन विद्वान हैं, ठीक है ना, उनके बारे में आपको पढ़ना है कि जैसे ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाष्यकार कौन है, ठीक है ना, अर्वाचीन भाष्यकार कौन है। फिर इसके साथ साथ विदेशी जो व्याख्याकार हैं उनके बारे में भी जो है हमें अच्छे से अध्ययन करना है। आइए इकाई 3 में आ गए, जिसमें दर्शन, भारतीय दर्शन है, उसका एक सामान्य परिचय हमें देखना है। लेकिन अब हमने जैसे प्रथम और द्वितीय, मतलब पहली और दूसरी इकाई को एक साथ पढ़ा था, वैसे तीसरी और चतुर्थ इकाई को भी एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि यहां भी दर्शन है, सामान्य परिचय, और चतुर्थ इकाई में विशिष्ट अध्ययन है, तो दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। अगर हम सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं तो सांख्य दर्शन का ही ग्रंथ सांकारिका है, ठीक है। आइए, तो दर्शन साहित्य यहां आपका देखिए, प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, इनमें प्रमाण मीमांसा, इनका जो सिद्धांत वगैरह है, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, ये 3 टॉपिक हैं। और किनके, चारवाक, जैन, बौद्ध न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में, ठीक है ना। 9 दर्शन जो है उनका प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, इनके बारे में पढ़ना है। चतुर्थ इकाई देखिए यहां सामने है। अब दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन है, क्या है, दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। चिंता मत करिए, इसको इस तरीके से पढ़ा दूंगा ना कि जैसा किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, क्लास करिए। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं इस जुलाई के एंड से, और दिसंबर 2025 का जो
मस्ती से निकालिए, ठीक है। आइए अब देखिए, सांकारिका है, किसने लिखा? ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। अब इनमें कुछ कितने टॉपिक हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग भी आते हैं, उनको भी मैं ऐड करके पढ़ा दूंगा। सत्कार्यवाद हो गया, पुरुष का स्वरूप हो गया, प्रकृति का स्वरूप है, सृष्टि क्रम हो, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य, जिसको मोक्ष कहते हैं। अब इसी प्रकार देखेंगे वेदांत सार, किसने लिखा है? सदानंद ने, योगींद्र सदानंद जी ने लिखा है। अब इनमें कौन सा टॉपिक? एक अनुबंध चतुष्ट, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग, शरीरोत्पत्ति और पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन, मुक्ति। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 टॉपिक हैं, टोटल 9 टॉपिक आपको वेदांत सार के अंतर्गत पढ़ने हैं। और इस तरीके से इसमें कुछ और भी अलग से भी टॉपिक आ जाते हैं, उनको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, चिंता मत करिए। फिर है अन्नम भट्ट कृत, अन्नम भट्ट के द्वारा लिखा गया तर्क संग्रह और केशव मिश्र जी के द्वारा लिखा गया तर्क भाषा। दोनों में सेम टॉपिक है, ठीक है ना। पदार्थ, इन दोनों ग्रंथों से पदार्थ कारण प्रमाण, ठीक है ना, और प्रमाणवाद प्रमेय, यही जो है 5 टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर अर्थ संग्रह का लौगाक्षी भास्कर ने अर्थ संग्रह लिखा है, इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर पतंजलि का योग सूत्र, चित्त भूमि, चित्त वृत्तियां, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, कैवल्य, ठीक है। 2 4 6 ही टॉपिक पढ़ना है। जैसे सांख्य दर्शन में 6 टॉपिक था, वैसे आपका योग दर्शन मतलब योग सूत्र में 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके बल आराम मतलब इसके इधर उधर नहीं जाना है। हमेशा जो पाठ्यक्रम दिया गया, जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के एक एक शब्द, एक एक टॉपिक पर ही हमें जोर देकर उसी के अंतर्गत हमें अपनी तैयारी को आकार देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए ब्रह्मसूत्र, इसका बादरायण ने लिखा है, इसका पहला ही है, ब्रह्मकांड ही है, उसमें भी 1.1 का ही है, शांकर भाष्य के अनुसार। फिर न्याय सिद्धांत मुक्तावली का अनुमान खंड है, किसने लिखा? विश्वनाथ पंचानन। सर्वदर्शन संग्रह के 2 टॉपिक पढ़ना है, एक जैन मत, एक बौद्ध मत, ठीक है। ये आपके दर्शन हो गए, टोटल देखेंगे 9 दर्शन, आप मतलब 9 टॉपिक हैं दर्शन में। इकाई 5 व्याकरण की है, इकाई 6 व्याकरण की है, इसलिए इसको हम अभी 6 इकाई तक को हमने 3 इकाई ही माना है, ठीक है। इसलिए ये सरल हो जाता है तैयारी की दृष्टि से। अब जैसे पहली और इकाई, दूसरी इकाई से कुल मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 23 मतलब 23 तक क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसी प्रकार तीसरे चौथी इकाई से भी 25 या 23 मतलब, क्योंकि 4 इकाई को 25 में 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट से। इट मींस जो संस्कृत विषय से आप जो अपनी परीक्षा दे रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आइए अब इसमें देखिए व्याकरण और भाषा विज्ञान, इस इकाई के अंतर्गत व्याकरण क्या? व्याकरण के आचार्यों का परिचय और भाषा विज्ञान है, ठीक है। अब कौन कौन से वो हैं सामान्य परिचय? व्याकरण के आचार्यों के सामान्य परिचय में आप देखेंगे कौन कौन से हैं? पाणिनि हो गए, कात्यायन हो गए, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी और सारस्वत व्याकरणकार, ठीक है। पाणिनि शिक्षा भी इसी के अंतर्गत है, इससे भी पढ़ना है, ठीक है। फिर भाषा विज्ञान आपका, ओके, लिंग्विस्टिक। भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, जो आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक वर्गीकरण किया गया है 2 प्रकार से, उसको देखना है। फिर ध्वनियों का वर्गीकरण देखना है, स्पर्श है, संघर्षी है, अर्धस्वर, स्वर इत्यादि, ठीक है ना। फिर ध्वनि परिवर्तन के कारण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ध्वनि नियम, जिसमें ग्रिम, ग्रासमान, वर्नर, ठीक है ना, इत्यादि जो है। फिर अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मतलब यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। आइए अब इसमें देखेंगे कि दिशाएं हो गया, फिर उनका कारण क्या हुआ, फिर वाक्य का लक्षण क्या हुआ, भेद हो गया, भारूपी जो भाषा परिवार है, ठीक है, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। फिर वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर हो गया, ठीक है ना, भाषा तथा वाक्य में अंतर और भाषा तथा बोली में अंतर, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
इकाई 6। अब देखिए व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन यहां करना है, सामान्य विशिष्ट, ठीक है। आइए फिर इसमें परिभाषाएं दी हैं, इनमें संहिता सूत्र संज्ञा सूत्र हैं कितने, एक तो संहिता, हलोनंतर, संयोगा संयोग संज्ञा इधर हो गया, परसन्निकर्ष संहिता, ठीक है, गुण, आद गुणा आपका अदेंग गुणा। अब उसमें कई बार संधि और जो है संज्ञा सूत्रों में लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। आइए वृद्धि, वृद्धिरादैच जानते ही हैं, प्रातिपदिक संज्ञा नदी, घी, उपधा, अप्रिक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह, सर्वनाम स्थान, भा, सर्वनाम, निष्ठा, इतनी संज्ञाएं आपको पढ़नी है, मतलब इतने संज्ञा सूत्र आपको पढ़ने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना, ठीक है। फिर संधि में आ जाइए, अच संधि, अच माने स्वर संधि, हल का अर्थ है व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि किसके अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ध्यान रखिएगा कुछ टॉपिक व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ने हैं और कुछ टॉपिक संस्कृत यहां पर संस्कृत व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए फिर सुबंत प्रकरण, आपका सुबंत में अजंत प्रकरण है, और अजंत में मतलब शब्द रूप बता रहा हूं बेसिकली, राम का, सर्व का तीनों लिंगों में, विश्वपा, हरि, त्रि तीनों लिंगों में, ठीक है ना, सखी, सुधी मतलब अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत इत्यादि जो है ये सारे जो है आपको शब्द रूप तैयार करने हैं, ठीक है ना। फिर हलंत, हिल, लिह, विश्ववाह, चतुर इत्यादि के इदम मतलब सर्वनाम शब्द, ये सारे हैं आपको इनके शब्द रूप याद करने, मतलब जो टॉपिक में दिया गया, जो सिलेबस में दिया गया है उसी टॉपिक को आपको तैयार करना है, बाहर नहीं। समास में आएंगे तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ध्यान रखिएगा। तद्धित प्रकरण में अपत्यार्थक और मत्वर्थी, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यह रहेगा, ध्यान रखिएगा। तिगंत में मतलब जो हम धातु रूप कहते हैं, भू, एद, अद, अस, हु, दिव, शुंग, तुद, तन, क्री, रुद, क्रीं, चुर, ये धातुएं, इनके शब्द रूप आपको देखने हैं, ठीक है ना। और कुछ इनमें से संबंधित सूत्र भी हमको जानने हैं। फिर कृदंत आपका ये प्रत्यांत है, प्रत्यांत में ऋजंत हो गया, सन्नंत हो गया, यंगंत हो गया, यंग लुगंत हो गया, नाम धातु। और फिर कृदंत में तब्य, तब्यत, अनियर, यत, न्यत, क्यप, क्षत्रिय, शानच इत्यादि प्रत्यय आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। तुमुन, नौल, ठीक है, ये नमुल है वह है। स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ना है, ठीक है ना। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी, कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी का ध्यान रखिएगा, मैं सब पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करिए। फिर परस्मैपदी, आत्मनेपदी जो धातुएं हैं उनको पढ़ना है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। आइए अब महाभाष्य, इसी व्याकरण में इसी इकाई में आपको महाभाष्य का पश्चाहनिक, ठीक है ना, पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, शब्द की परिभाषा, शब्द एवं अर्थ का संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य मतलब जो प्रयोजन कहते हो, फिर व्याकरण की परिभाषा, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, ठीक है ना। फिर साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम और व्याकरण पद्धति, इतने टॉपिक पढ़ने। फिर वाक्यपदीय भर्तृहरि ने लिखा है, ये पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, ठीक है ना। इनका ब्रह्मकांड ही पढ़ना है, इसमें भी स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियां, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर, ठीक है। ये ही टॉपिक आपको व्याकरण से पढ़ने हैं। अब आपका हो गया व्याकरण समाप्त। अब इकाई हम लोग 7 आ गए। 6 इकाई को हमने सिर्फ 3 इकाई माना, और 7, 8, 9, 10 को हमने 1 इकाई माना, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, आइए अब संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र एवं छंद परिचय। संस्कृत साहित्य में पहले कवियों का सामान्य परिचय है, तो जैसे भास हो गए, अश्व घोष हो गए, ठीक है, अश्व घोष हो गए, कालिदास हो गए, शूद्रक हो गए, विशाखदत्त इत्यादि, ये सामने स्क्रीन पे लिखा है। और कुछ आधुनिक आचार्य भी हैं, अंबिका दत्त व्यास, पंडिता छमाराव, वी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्डेकर इत्यादि के ही बारे में हमें एक सामान्य परिचय के रूप में सामान्य अध्ययन इनका करना है। काव्यशास्त्र, इसमें काव्यशास्त्र के जो 6 संप्रदाय हैं, रस, वक्रोक्ति, औचित्य, अलंकार, रीति, ध्वनि इत्यादि जो है इनको पढ़ना है, ठीक है ना। और फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र,
अरस्तु है, क्रोंचे है, लाइनजाइनस है, इनके बारे में अध्ययन करना है। फिर इकाई 8 आ जाइए। अब विशिष्ट अध्ययन करना है तो कुछ महाकाव्यों का, कुछ नाटकों का, कुछ चंपू काव्य, कुछ कथा साहित्य इत्यादि का अध्ययन करना। उसमें भी सबसे पहले पद्य, बुद्ध चरित प्रथम सर्ग है, ठीक है ना, प्रथम कहने का मतलब प्रथम सर्ग, रघुवंशम प्रथम सर्ग है, किरातार्जुन प्रथम सर्ग है, शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग है, नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग है, ठीक है ना। इनका विशिष्ट अध्ययन करना है, मतलब सारे श्लोकों को पढ़ना है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन से शब्द का क्या अर्थ है इत्यादि, कौन सा समास है, कौन सा प्रकृत प्रत्यय है इत्यादि चीजें, इनके बारे में हमें अध्ययन विशेष रूप से करना। फिर नाटक, स्वप्नापदत्तम भास ने लिखा, विज्ञान शास्त्रम कालिदास, वेणी संहार भट्ट नारायण, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ठीक है ना, उत्तरामचरितम बहुभूति हो गए, रत्नावली आपकी हो गई हर्ष की, और मृच्छकटिकम हो गए शूद्रक, ठीक है, ये हो गए। फिर गद्य साहित्य में दशकुमार चरितम पढ़ना है, उसमें भी अष्टम उच्छ्वास, हर्ष चरितम का पंचम उच्छ्वास, और कादंबरी जो कथा है बाणभट्ट की उसको पढ़ना है, शुकनासोपदेश ही जो उसमें शीर्षक है उसी को पढ़ना है। चंपू काव्य में नलचंपू का प्रथम उच्छ्वास। आइए, साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा पढ़ना है, ठीक है ना भाई, काव्य की परिभाषा, काव्य का लक्षण क्या, वाक्यम रसात्मकम काव्यम इत्यादि, इस तरीके से। फिर अन्य परिभाषाओं जो आचार्य विश्वनाथ जी ने खंडन किया है उसके बारे में अध्ययन करना है। कितने लोगों के की परिभाषाओं में या काव्य के लक्षणों का खंडन विश्वनाथ ने किया, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं आपके। संकेत ग्रह हो गया, अविधा लक्षण व्यंजना इत्यादि हो गई, काव्य के भेद हो गए। फिर चतुर्पद परिच्छेद जो है, फिर श्रव्य काव्य जैसे गद्य पद्य मिश्र, इनके लक्षण पूछ लिए जाते हैं। काव्य प्रकाश में आइए तो काव्य प्रकाश जो है मम्मट जी ने लिखा है, आचार्य मम्मट ने लिखा है, उनमें भी काव्य का लक्षण, काव्य का प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य शब्द शक्तियां, अभितान्वयवाद, अन्युता विधानवाद, रस स्वरूप, रस सूत्र, रस दोष व्यंजनावृत्ति इत्यादि, और पंचम उल्लास भी, जहां अधम काव्य के भेद जो है गुणीभूत व्यंग्य जिसको हम कहते हैं वहां पर है। फिर अलंकार 15-16 अलंकार जैसे वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक इत्यादि, उपेक्षा इत्यादि हैं, ठीक है। आइए, ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योग पढ़ना है, कौन लिखा है, आनंदवर्धन जी ने लिखा है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक ने लिखा है, प्रथम उन्मेष पढ़ना। भरत का नाट्य शास्त्र का द्वितीय अध्याय और छठा अध्याय पढ़ना है। 10 रूपक जो है उसका प्रथम और तृतीय प्रकाश पढ़ना, टोटल 4 प्रकाश हैं। फिर छंद परिचय, कुछ छंद हैं, ठीक है ना, प्रमुख छंद हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। आइए, इकाई 9, ठीक है। अब यहां पे पुराण, धर्मशास्त्र और रामायण, महाभारत, अभिलेख शास्त्र इत्यादि हमें पढ़ना है, ठीक है। यहां देखिए, सामान्य परिचय, रामायण का सामान्य परिचय, विषय वस्तु क्या है, इसका समय क्या है, रामायण कालीन समाज कैसा था, परवर्ती ग्रंथ, मतलब इसको लेकर रामायण को आधार बनाकर जो ग्रंथ लिखे गए बाद में रामायण के बाद, उनके बारे में, ठीक है ना। फिर रामायण में कौन कौन से आख्यान है, इसी प्रकार महाभारत भी हो गया। पुराण 18 पुराण होते हैं, सृष्टि विज्ञान पौराणिक, पुराण की परिभाषा, पुराण, महापुराण, उपपुराण, सारे बारे में, ठीक है। स्मृति, प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, ये सेम अभी आपको अगली इकाई में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर लिपि के बारे में, अर्थशास्त्र है। अब यहां देखेंगे इकाई 10, इसमें निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन, तो हमने इन सबको मर्ज कर दिया। हमने टोटल 4 ही इकाई इसीलिए बनाई, पहली दूसरी 1, तीसरी चौथी मिलाकर 2 और पांचवी छठी मिलाकर 3, और उसके बाद बाकी जो 4 इकाई बन गए इनके 1 इकाई बना दिया। अब इसमें देखें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें प्रथम, इसमें जो है 18 अधिकरण में प्रथम विनयाधिकारिक जो है उसका भी प्रथम अध्याय है। मनुस्मृति का प्रथम और द्वितीय अध्याय और सप्तम 3 अध्याय मनुस्मृति का हमें अध्ययन करना है। याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहाराध्याय ही करना है। लिपि एवं अभिलेख में गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना। फिर अशोक के अभिलेख, मौर्योत्तरकालीन अभिलेख जिसमें कनिष्क हैं, सारनाथ का बौद्ध प्रतिमा लेख है, रुद्रदामन है, गिरनार शिलालेख, खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख है। गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन जो अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त का इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, यशोवर्धन का मंदसौर शिलालेख है, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख है। तो ये मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने बहुत ही जल्दी में, बहुत ही शीघ्रता के साथ आपको पूरे सिलेबस का डिस्कशन कर दिया आपके साथ, ठीक है ना, कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत विषय कोड 25 का क्या सिलेबस है और किस प्रकार से हमारी रणनीति होगी, तैयारी की रणनीति में अगले
अपने क्लास में अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज के लिए सिर्फ और सिर्फ यह पूरा पाठ्यक्रम है, क्योंकि होता है कि सिलेबस को लेकर भी लोगों में यह संशय होता है कि भाई सिलेबस क्या है, कैसे हम इसको कैसे समझें, क्योंकि बिना सिलेबस को समझे, बिना सिलेबस देखे, बिना सिलेबस को स्टडी किए आप तैयारी तो शुरू कर देंगे लेकिन रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते। तो मेरे प्यारे साथियों, ज्यादा समय ना लेते हो, ये देखिए ऑनलाइन क्लास जो है आपको जल्द ही सूचना दे दी जाएगी। इस नंबर पर आप फोन करके या चाणक्य इंस्पायर इंडिया इस अपने चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं आराम से, और जो भी इससे जुड़ी हुई क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।